हे भगवान, आज फिर देर हो गई। रोज सोचती हूँ कि आज जल्दी चली जाऊंगी, लेकिन रोज देरी हो जाती है। सिर पर भारी सी टोकरी लिए काजल तेज कदमों से स्कूल की तरफ बढ़ी जा रही थी। फिर कुछ ही देर में वो एक बड़े से स्कूल के गेट के पास आकर रुक गई। मसाला अमरूद खा लो, मसाला अमरूद खा लो। काजल जोर जोर से आवाज लगा रही थी ताकि बच्चे उसकी तरफ देखें, और फिर 2 बच्चे उसके पास आए। अमरूद तो सुना था, पर ये मसाला अमरूद क्या है? अगर ऐसी बात है तो लो, आज मसाला अमरूद भी खाकर देखो। चलो, तुम्हारे लिए 2 प्लेट बनाती हूँ। काजल के मसाला अमरूद देखकर रिंकी और पिंकू के मुंह में पानी आ रहा था। और फिर लो, अब ये तैयार है, खाकर बताओ तो। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बिल्कुल ही अलग है। हाँ रिंकी, इसका स्वाद ही अलग है। मजा आ गया। मजा आ गया ना? मैंने कहा था कि मस्त लगेगा। हाँ दीदी, अब से आप रोज आना, हम तो इसे रोज खा सकते हैं। ये मेरा भाई है पिंकू, हम इसी स्कूल में पढ़ते हैं। ये लो आपके पैसे। ये कहते हुए रिंकी ने काजल को पैसे दिए और फिर वो दोनों वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद कुछ और बच्चे भी काजल के पास आए और उन्होंने भी मसाला अमरूद खाया। काजल की बहुत कमाई तो नहीं हुई थी, पर उसने इतने पैसे जरूर कमा लिए थे कि वो शाम को खाना खा सके। अगले दिन फिर से स्कूल के सामने मसाला अमरूद खा लो, मसाला अमरूद खा लो। इस बार काजल छुट्टी होने से थोड़ा पहले ही आ गई थी। छुट्टी होते ही रिंकी और पिंकू फिर से उसके पास आ गए। अरे वाह दीदी, तुम तो आ गई, कब से बैठी हो? अभी बस 10 मिनट ही हुए। दीदी, वो हमारे लिए एक ही प्लेट लगाना आज। क्यों, क्या हुआ? हमारे पास पैसे कम है ना, बस इसलिए। कोई बात नहीं, लो, ये तुम्हारी प्लेट और ये तुम्हारी प्लेट, और अगली बार जब पैसे हो तब दे देना, ठीक है? थैंक यू दीदी। काजल ने नुकसान झेल लिया था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अब वो ये सोच रही थी कि कुछ और बच्चे आए तो उसके नुकसान की भरपाई हो। फिर एक दिन जब काजल स्कूल के सामने बोरी बिछाकर बैठी थी, तभी वहाँ एक कार आकर रुकी जिसमें एक औरत बैठी थी, और वो काजल और उसकी टोकरी को ध्यान से देखने लगी। काजल ने उस औरत को अनदेखा किया और आवाज लगाने लगी, मसाला अमरूद ले लो, मसाला अमरूद ले लो, मसाला अमरूद खा लो, मसाला अमरूद खा लो। उस दिन भी काजल की अच्छी बिक्री हुई। अगले दिन फिर वही कार उसके सामने से गुजरी और उसमें बैठी औरत उसे घूरते हुए निकल गई। काजल को ये बात अजीब तो लगी, लेकिन उसने फिर से अपना ध्यान मसाला अमरूद बेचने में लगा लिया। फिर अगले दिन ये औरत भी अजीब ही है, रोज यहाँ से गुजरती है, पर ना तो मुझसे कुछ कहती है और ना ही कुछ बताती है। पता नहीं क्या चाहती है। रोज ऐसा ही होता था, लेकिन एक दिन स्कूल का गार्ड काजल के पास आया और उससे बोला, तुम्हें हमारी प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया है। मुझे? पर क्यों? मैंने क्या कर दिया? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस उन्होंने तुम्हें याद किया है। तुम डरो मत और मेरे साथ चलो। थोड़ी देर बाद एक बड़े से कमरे में काजल जैसे ही घुसी तो वो प्रिंसिपल को देखकर हैरान हो गई। तुम मतलब आप? हाँ, मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। कोई बात नहीं, वैसे नाम क्या है तुम्हारा? जी, मेरा नाम काजल है मैडम जी। मैं रोज तुम्हें देखती हूँ, तुम हमारे स्कूल के सामने ये मसाला अमरूद बेचती हो। तुम खुद स्कूल नहीं जाती हो क्या? जाती थी ना मैडम जी, पर कोरोना में मेरे पापा मम्मी दोनों की मौत हो गई थी, तब से मैं अकेली हूँ। अपना पेट पालने के लिए ये मसाला अमरूद बेचती हूँ। जानती हूँ मैं, और ये भी जानती हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चे रोज तुम्हारे पास आकर तुम्हारे मसाला अमरूद खाते हैं, जो कि उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। नहीं मैडम जी, मतलब हाँ। देखो, ये तो तुम भी मानती होगी ना कि छोटे छोटे बच्चों के लिए इतना मसाला रोज खाना ठीक नहीं है, तो तुम कल से ये मत बेचना हमारे स्कूल के बाहर। पर मैडम जी, फिर मैं क्या करूँगी? मेरी तो रोजी रोटी यही है। एक काम करो, तुम हमारे स्कूल में नौकरी कर लो। मैं? पर मैडम जी, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं क्या करूँगी? उसकी चिंता तुम मत करो। एक काम करो, ये लो 5000 रुपए, अपने लिए राशन पानी खरीद लो और कल से काम पर आ जाना। मैं तुम्हें बता दूंगी कि यहाँ तुम्हें क्या काम करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, मैं कल सुबह ही आ जाऊंगी। आप जो बोलोगी, झाड़ू पोछा सफाई मैं सब कर दूंगी। काजल ने एकता से पैसे लिए और खुशी खुशी अपने घर चली गई। आज वो बहुत खुश थी। अगले दिन सुबह सुबह वो तैयार होकर स्कूल पहुँच गई और फिर, काका, मैडम जी नहीं आई क्या अभी तक? आती ही होंगी, वैसे तो इस टाइम तक आ जाती हैं वो। वैसे काका, मैडम जी हैं बहुत अच्छी,
देखो ना, एक अमरूद बेचने वाली लड़की को अपने स्कूल में नौकरी दे दी। काजल की इस बात पर मुंशीराम मुस्कुरा दिया और उसने काजल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एकता की गाड़ी आ गई और वो कार से उतरकर सीधे अपने ऑफिस पहुंची, जहां मुंशीराम और काजल उसका इंतजार कर रहे थे। काजल, ये लो, ये तुम्हारी ड्रेस है। आज से तुम यही ड्रेस पहनोगी और पूरा मन लगाकर काम करना। हाँ हाँ मैडम जी, आप फिक्र मत करो, आप जो बोलोगी मैं वो करूंगी और खूब अच्छे से करूंगी। इसके बाद एकता मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही काजल ने जैसे ही वो बैग खोला तो उसने देखा कि उसमें एक स्कूल ड्रेस थी। और फिर, अरे काका, लगता है मैडम जी ने ये गलती से दे दी। ये तो स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म है। गलती से नहीं दी है बेटी, उन्होंने तुम्हारा दाखिला करा दिया यहाँ। आज से तुम इसी स्कूल में पढ़ोगी। क्या काका, ये सच है क्या? मतलब मुझे कोई काम नहीं करना होगा, अब मैं भी पढ़ सकूंगी? हाँ बेटी, अब से तुम भी पढ़ोगी। काका, मैडम जी कहाँ गई? मुझे उनके पैर छूने हैं। वो तो अब 1 घंटे बाद ही आएंगी। पर क्यों काका, मैडम जी कहीं गई हैं क्या? हाँ, आज सरकार उन्हें सम्मानित कर रही है ना। पिछले साल स्कूल का बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, इसीलिए। ये तो बहुत अच्छी बात है काका, इतनी अच्छी मैडम को तो सम्मान मिलना ही चाहिए। काजल अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को ध्यान से देखे जा रही थी। उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि अब वो फिर से स्कूल में पढ़ाई कर सकेगी। तू रो क्यों रही है पगली? काका, आप नहीं जानते कि मैं आज कितनी खुश हूँ। जानता हूँ, ये कोई पहली बार नहीं देख रहा हूँ। अब तुझे भी मौका मिला है तो दिल लगा कर पढ़ना। क्या पता कुछ सालों बाद तू यहाँ की प्रिंसिपल बन जाए। मैं गरीब अमरूद बेचने वाली और इतने बड़े स्कूल की प्रिंसिपल, कैसा मजाक करते हो काका? सही बोल रहा हूँ। तू जानती है, आज से 30 साल पहले तेरी ही तरह एक लड़की स्कूल के बाहर मसाला अमरूद बेचती थी। उस लड़की को उस समय की प्रिंसिपल ने अपने पास बुलाया और फिर उसे इसी स्कूल में पढ़ाया लिखाया। और पता है आज वो लड़की कौन है? कौन है? अरे अपनी एकता मैडम। 30 साल पहले मैं जब उन्हें स्कूल के अंदर लाया था तब उनके सर पर भी तो तेरी ही तरह अमरूद की टोकरी थी। और देख आज वो कहाँ है। मुंशीराम काजल को ये कहानी सुना ही रहा था कि तभी एकता वहां आ गई। आंसू पोंछ लो काजल, तुम देखना कैसे एक और गरीब मसाला अमरूद वाली की किस्मत फिर से बदलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें खूब मेहनत करनी होगी, समझी ना? सुजाता अपने पति नरेश और सास सरोज के साथ रहती थी। नरेश एक चाय की दुकान पर काम करता था, पर घर का खर्चा चलाना मुश्किल था। एक दिन नरेश जब काम से घर लौटा तो सुजाता उससे बोली, सुनो, मैं सोच रही थी कि तुम अकेले ही इतनी मेहनत करते रहते हो, क्यों ना मैं भी ऐसा कोई काम कर लूं जिससे थोड़ी घर में मदद हो जाएगी। सुजाता, तुम ऐसा क्या काम करोगी? तुम तो जानते ही हो कि मुझे खेती करना आता है। हमारे घर के आंगन में थोड़ी जगह है। मैं सोच रही थी अगर मैं यहाँ ताजी भाजी उगा लूं तो बेचकर थोड़े पैसे आ जाएंगे। ठीक है सुजाता, अगर तुम्हारा मन है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। तुम सब्जियां बेच लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सुजाता बहू, अगर तुमने ऐसा सोचा है तो मैं भी तुम्हारी इस काम में मदद करूंगी। ठीक है माँ जी, तो फिर हम कल ही बाजार से बीज खरीद कर लाएंगे। मैं सोच रही थी माँ जी, हम अलग अलग तरह की सब्जी उगाएंगे। मेथी, पालक और साग का भी मौसम आ रहा है, उसके साथ साथ बहुत सारी बढ़िया बढ़िया सब्जी उगा लेंगे। ठीक है बहू, तुम्हारा इतना साहस देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अगले दिन सुजाता अपनी सास के साथ सब्जियों को उगाने के लिए बीज खरीद कर ले आती है और खूब मेहनत से सुजाता और सरोज दोनों मिलकर आंगन में तरह तरह की सब्जियों के बीज बो देती हैं। तभी पड़ोसन जानकी आ जाती है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो दोनों सास बहू आंगन की सफाई कर रही हैं। अरे ये क्या, तुमने तो अपने घर के आंगन को पूरा खेत ही बना डाला। सब्जियां उगा रही हो, भाजी की दुकान खोलने का इरादा है क्या? लो, घर बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। तुझे क्या खुशबू आ जाती है कि हम कोई काम कर रहे हैं? जानकी दीदी, हम लोग सब्जियां उगा रहे हैं। तुम तो जानती ही हो अकेले के कमाने से गुजारा नहीं होता, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने इस आंगन में सब्जियां उगाकर बेच दो, थोड़े पैसे आ जाएंगे। बस वही माँ जी और मैं बीज बो रहे थे। अच्छा, तो ये बात है। चलो ठीक है, तुम दोनों काम करो, मैं चलती हूँ। अरे बहू, तू इसे नहीं जानती है,
ये जानकी बहुत चालाक है। इसका पति तो अच्छी खासी दुकान पर नौकरी करता है, बेचारा बहुत शरीफ है, पर इसकी तो वही गंदी आदत है, जो काम किसी को करता देख ले वो बिल्कुल वैसे ही करने लगती है। अब तुम देखना, हमने ये सब्जियां उगाई है ना, ये भी अपने आंगन में उगाएगी। कोई बात नहीं माँ जी, अब कर ही क्या सकते हैं, उगानी होंगी तो उगा लेगी, हम किसी को रोक तो नहीं सकते ना। पड़ोस में रहने वाली जानकी बहुत ही चालाक औरत थी। उसने भी अगले दिन अपने आंगन में सब्जियों के लिए बीज बो दिए। पर कहते हैं ना, जब तक कोई कार्य पूरी मेहनत से ना किया जाए उस कार्य का फल प्राप्त नहीं होता। और यही हुआ। जानकी ने देखा देखी काम तो शुरू कर लिया, पर वो सुजाता की तरह मेहनत से सब्जियां नहीं उगा पाई। माँ जी देखो, हमारे आंगन में कितनी बढ़िया मेथी पालक सरसों की खेती हुई है। हाँ बहू, ये तो बहुत ही हरी हरी साग सब्जियां उगाई हैं। माँ जी, मैं आज से ही सब्जियां बेचना शुरू कर देती हूँ। बहू कहे तो मैं बेच आऊं? नहीं माँ जी, आप इस उम्र में इतना काम थोड़ी करोगे। मेरे होते हुए आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। मैं टोकरे में सब्जियां भर लेती हूँ। सुजाता टोकरी में साग सब्जी भर लेती है और गली गली घूमकर वो सब्जी बेचने लगती है। सब्जी ले लो सब्जी, बढ़िया बढ़िया सब्जी, ताजी हरी सब्जी, पालक मेथी सरसों, बढ़िया साग सब्जी ले लो। आधा किलो मेथी, 1 किलो पालक और 1 किलो सरसों कर दो। अभी कर देती हूँ बहन जी। अरे ये तो सुजाता दिखाई दे रही है, ये तो बहुत ही बढ़िया सब्जी बेच रही है। मेरे तो सारे बीज खराब हो गए, एक पत्ता मेथी का नहीं उगा, और ये तो ढेरों साग बेच रही है। इसका तो कुछ करना होगा, नहीं तो ये कुछ ही दिनों में मेरे से ज्यादा अमीर हो जाएगी। जानकी के मन में ईर्ष्या की भावना आ गई। वो सुजाता को सब्जी बेचता देख नफरत से भर गई और एक दिन उसने चोरी छुपे सुजाता के बगीचे में जहरीली दवाई छिड़क दी। सुजाता ने देखा इस बार उसकी सारी सब्जियां खराब हो गई। पालक और मेथी में कीड़ा लग गया। माँ जी ये कैसे हो सकता है, हमारी तो पालक मेथी बहुत अच्छी उगती है, पर इस बार तो इसमें कीड़ा लग गया है। देखो माँ जी, सारा साग खराब हो गया, अब हम क्या बेचेंगे? कोई बात नहीं बहू, एक बार दोबारा बीज फैला दो, कुछ दिनों में दोबारा सब्जियां उगाएंगी, तब तक तुम जो ये सब्जियां हैं इन्हें बेच लो। हाँ वही करती हूँ, कुछ दिनों का तो इंतजार करना ही होगा। बड़ी मुश्किल से सुजाता ने थोड़े बहुत पैसे जोड़ने शुरू किए थे, तो यहाँ पर जानकी ने अपना रूप दिखा दिया। सुजाता ने थोड़ी बहुत बची हुई सब्जियां बेच दी। अब जो पैसे जुड़े हुए थे वो रोज खर्च होने लगे, क्योंकि फिर से सब्जियां उगाने में कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ रहा था। क्या हुआ सुजाता, तुम्हारा मन ठीक नहीं है? कुछ नहीं, सोचा था इस बार अच्छी साग सब्जी उगी है तो वो बेचकर पैसे अच्छे इकट्ठे हो जाएंगे, तो थोड़ा घर भी पक्का करवा लूंगी। तीज त्योहार भी आ रहे हैं, पर सारी साग सब्जी खराब हो गई थी, जिसे पैदा होने में इस महीने समय लग जाएगा। कोई बात नहीं सुजाता, तब तक तो मुझे भी पैसे मिल जाएंगे। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत मेहनत कर रही हो, पर तुम्हारी सब्जियां खराब कैसे हो गई भाई? तुमने तो बहुत बढ़िया बीज जमीन में बोए थे। हो सकता है वैसे ही कीड़ा लग गया हो। अब दोबारा मैंने बीज बोए हैं, थोड़ी मेथी पालक सरसों उगनी शुरू तो हुई है, कुछ दिन और लग जाएंगे, तब तक मुझे इंतजार करना ही होगा। अभी तो सब्जियां भी खत्म हो गई हैं, तो मैं वो भी नहीं बेचने जा सकती। बड़ी मुश्किल से गरीब सुजाता ने सब्जियां बेचने का काम शुरू किया और बीच में जानकी ने अड़ंगा डाल दिया। जानकी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। क्या बात है जानकी, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। अरे बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हें पता है। जानकी अपने पति मनोज को सारी बात बताती है। जानकी की बात सुनकर मनोज उस समय चुप हो जाता है, पर उसे अपनी पत्नी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता। वो शाम के समय सुजाता के घर पहुंचता है। माताजी, सुजाता बहन, जानकी की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि जानकी सीधे रास्ते पर आ जाए, वो नफरत की राह पर चल रही है। नहीं बेटा मनोज, मैं तो खुद तुम्हारी बहुत तारीफ करती हूँ। मेरे लिए तो जैसा मेरा नरेश वैसे तुम हो। बस थोड़ा दुख मुझे भी हुआ है। सुजाता बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत सब्जियों का काम शुरू कर रही थी और बीच में। कोई बात नहीं भैया, मैंने फिर से सब्जियां बो दी हैं। हाँ थोड़ा नुकसान तो हुआ, पर कोई बात नहीं। जानकी दीदी को जो अच्छा लगा उन्होंने वही किया। पर भाभी, मैं जानकी को सीधे रास्ते पर लाना चाहता हूँ, जिसमें आप मेरी मदद कर सकते हो। कैसी मदद भैया? मनोज चाहता था कि जानकी सीधे रास्ते पर आ जाए, इसलिए वो एक उपाय सोचता है। कुछ दिनों बाद जानकी देखती है कि सुजाता के बगीचे में फिर से सब्जियां उगाई हैं। अब वो एक बार फिर से उन सब्जियों को खराब करना चाहती थी। सुजाता और सरोज जानती थी कि जानकी उनकी बातों को सुन रही है।
सुजाता बहू, जानकी हमारी बातों को सुन रही है, यही मौका है। जी माँ जी, फिर शुरू हो जाते हैं। बहू, तुम्हें पता है साग कितना महंगा बिक रहा है। बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी हमारी इस बार साग से। पर माँ जी, रूपा की सगाई में जाना तो बहुत जरूरी है, वहां से आने में शाम हो जाएगी। एक काम करते हैं ना, ये साग हम कल काट लेंगे। हमारे घर कौन सा कोई चोर उचक के आ रहे हैं जो ये साग लेकर जाएंगे। क्यों, सही कह रही हो ना? हाँ और क्या माँ, मैंने भी छुट्टी ले ली है। जल्दी से तैयार हो जाते हैं, फिर रूपा की सगाई में भी तो जाना है। जाओ जाओ, रूपा की सगाई में जाओ। पीछे से साग का एक पत्ता भी नहीं छोड़ूंगी। सारा का सारा साग तोड़कर मैं बाजार में बेच आऊंगी। मेरे तो पैसे बन जाएंगे। सब जानते थे कि ऐसा ही होने वाला है। वो लोग रूपा की सगाई के बहाने घूमने के लिए चले गए। कुछ घंटे बाद जब वो लोग लौटे तो उनका सारा बगीचा खाली था। जानकी सारा साग तोड़कर बेचकर आ चुकी थी। अब सुजाता जानकी के पास गई। जानकी दीदी, क्या तुम्हें पता है हमारे बगीचे में से साग चोरी हो गया। सारा का सारा साग तोड़कर ना जाने कौन चोर बेच आया। पर अब वो चोर बचकर नहीं जा पाएगा, उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। सुजाता के मुंह से पुलिस का नाम सुनकर जानकी घबरा गई। लेकिन पुलिस को कैसे पता चलेगा कि चोर कौन है? अरे, हमने अपने बगीचे में एक वीडियो कैमरा लगा रखा है जिसमें सारे फोटो और वीडियो से चोर की तस्वीर आ जाएगी। हमारी सब्जियां पहले भी चोरी हो चुकी हैं, इसलिए नरेश ये कैमरा लेकर आए थे ताकि अब की बार कोई सब्जियां चुराए तो उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। बस अब उस चोर की रिकॉर्डिंग हम पुलिस को दिखाने वाले हैं। वो चोर सामने आ जाएगा और उसे सख्त से सख्त सजा हो जाएगी। कैमरा? पर कैमरा कहाँ छुपा हुआ था? मैंने तो नहीं देखा। क्या कहा जानकी दीदी आपने? मैंने शायद सही सुना। सुजाता की बात सुनकर जानकी रोने लगती है और सुजाता से माफी मांगती है। तब तक सुजाता की सास सरोज, मनोज और नरेश वहां पहुंच चुके थे। मुझे माफ कर दो, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे पुलिस को मत दो। तुम्हारी सारी सब्जियां मैंने ही चुराई है और उस दिन दवाई, मतलब तुम्हारी पहले जो सब्जियां और साग खराब हुआ था उस पर मैंने ही दवाई छिड़की थी ताकि तुम पैसे कमाकर अमीर ना बन जाओ। सुनो जी, इनको बोलो ना मुझे पुलिस में ना पकड़वाएं। मैं कुछ नहीं कर सकता जानकी, गलती तुम्हारी है, तुमने गलती की है। अब उसकी सजा देना न देना वो उनके हाथ में है, क्योंकि तुम्हारी गलती से इनका नुकसान हुआ है। मुझे माफ कर दो सुजाता। माता जी, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ठीक है, जाओ, माफ किया, लेकिन खबरदार अगर आज के बाद सब्जियों को खराब किया। डरो नहीं जानकी दीदी, हम सब तुम्हें सिर्फ डरा रहे थे। तुम्हें कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी। तुमने अपनी गलती की माफी मांग ली, बस हमारे लिए यही बहुत है। जानकी को सबक मिल जाता है और वो सीधे रास्ते पर आ जाती है। सुजाता फिर से सब्जियां बेचने लगी। अब उसे भरोसा था कि उसे जानकी से कोई खतरा नहीं है। मनोज ने भी इंसानियत का फर्ज निभाया और उसने उस गरीब परिवार का नुकसान बार बार होने से बचा लिया।